ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने एक रॉड लिया है, ठीक है, एक रॉड मतलब एक एल लेंथ का रॉड है और एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इसके बीच में ना मेरे को फोर्स बताना है। क्या बताना है? फोर्स। क्या बताना है? फोर्स बताना है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा है, कौन सा लॉ पढ़ा है हमने? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो होता है अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मेरी बात समझे? कूलम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है बेटा? पॉइंट चार्ज के लिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कूलम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर मैं बोलूं कि इफ आई एम टेकिंग अ वन चार्ज Q1 एंड अनदर चार्ज Q2, तो दो चार्ज ले लिया Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस R ले लिया, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? ये फोर्स है, यानी कि कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। मेरी बात समझे? वो वही फोर्स है। तो अब बात यह है कि अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात, ये जो रॉड है ना, इसको मुझे पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज। क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज। क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज। मेरी बात समझे? ठीक है, अब एक बात समझो, मैंने बोला कि ये रॉड है और इस पे मैंने ऐसे मान लिया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फैले पड़े हैं, ठीक है, और इस पे चार्ज क्या है बेटा? प्लस क्यू। क्या चार्ज है इस पे? क्या चार्ज है इस पे? प्लस क्यू। इस पे प्लस क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है इस पे? प्लस क्यू। मेरी बात समझ रहे हो? इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। सही बात है ना? इस पे क्या प्लस क्यू चार्ज है। अब समझो, अब बेटा बात यहां पर यह है कि यहां से इस चार्ज से, है ना, इस चार्ज से x डिस्टेंस पे, इस चार्ज से x डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट चार्ज मानने जा रहा हूं। इसमें कोई आपत्ति है आपको? देखो, आपको पता है इस रॉड, ये तो लीनियर रॉड है ना, और इस रॉड का लेंथ फाइनाइट है। इस रॉड का लेंथ क्या है? इस रॉड का लेंथ क्या है? तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। क्या ले लिया? एक छोटा सा स्ट्रिप। क्या ले लिया? छोटा सा, क्या ले लिया? छोटा सा स्ट्रिप। ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। अब बात ऐसा है कि इस स्ट्रिप की लेंथ है dx। क्या लेंथ है? इस स्ट्रिप का लेंथ dx है। स्ट्रिप का लेंथ क्या है? स्ट्रिप का लेंथ क्या है गाइस? स्ट्रिप का लेंथ क्या है? dx। और इस लेंथ को, जो dx लेंथ है, मैंने बोल दिया कि भैया जो तुम्हारे ऊपर चार्ज है वो dq है। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? dq। अब सुनो, हमने एक टर्म डिस्कस किया, उसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बेटा इसमें थोड़ा सा मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो लैम्डा विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। बोलो हाँ है ना? लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। मेरी बात समझ रहे हो? लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज अ, क्यू इज अ चार्ज और एल इज अ लेंथ। मेरी बात समझे? ठीक है, तो बेटा यहां पर जब एल लेंथ में क्यू चार्ज है तो आई कैन राइट क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। क्यू बराबर, क्यू बराबर, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो बेटा अगर मैं कहूं एल लेंथ में क्यू चार्ज है तो डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज रहेगा? डी क्यू, विच इज लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू डीएक्स। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा इसको मान लिया मैंने पहला इक्वेशन, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स। क्लियर है मेरी बात? डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स। अब बेटा अगर मैं देखूं अब ध्यान से, तो मेरे सामने एक क्यू चार्ज है और एक डी क्यू चार्ज है। एक क्यू चार्ज और एक क्यू चार्ज, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो बेटा इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या वेरिएबल फोर्स नहीं हो जाएगा क्या? dF, यानी 1/4πε0 Q1 माने Q और Q2 माने dQ अपॉन में x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बेटा क्या आपको समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? तो dF हो गया 1/4πε0 Q dQ बाई x का स्क्वायर। Q dQ बाई x का स्क्वायर। बोलो है ना? Q dQ बाई x का स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, अब यहां पर बेटा बात यह है कि इस चार्ज की वजह से इस पूरे रॉड पे फोर्स लग रहा है, ना कि इस डीक्यू चार्ज पे। डीक्यू पे तो लग ही रहा है, लेकिन इसी डीक्यू की तरह बहुत सारे डीक्यू, इधर 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 बहुत सारे डीक्यू होंगे। तो मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरे पॉइंट पे फोर्स बताना है। मेरी बात समझे? समझ में आ रहा है?
तो बेटा ये जो वेरिएबल फोर्स डी एफ है, अब एक काम करूंगा डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स इसमें रख दूंगा, 1/4 क्यू, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा यहाँ पे ना तुम एक काम कर सकते हो, क्यू बाई 4πε0 लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर और डी एफ। अब भाई मैं ऐसा मान लेता हूं कि शुरुआत में अगर मैंने x बराबर d लिया है तो मान लेते हैं शुरू में 4 0 है, फिर x बराबर d प्लस एल, पहले x बराबर d लिया फिर d प्लस एल पूरा। नहीं समझ में आया? इस चार्ज से इस पॉइंट का सेपरेशन और इस चार्ज से इस यहां तक का सेपरेशन, ठीक है, मेरी बात समझ गए? हाँ, तो ये हो गया d प्लस एल। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्लियर है? ध्यान से समझेंगे मेरी बच्ची, ठीक है बच्चों? तो ये हो जाएगा q लैम्डा अपॉन 4πε0। अब बेटा यहां पर 1/x² है, क्या है? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर मैं यहां पे बताना चाहूं, राइट, यहां पे मैं बताना चाहूं x की पावर -2 dx है, क्या है? x की पावर -2 dx, यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। बोलो हाँ है ना, यानी x की पावर -1 अपॉन -1 यानी -1/x, क्या हो जाएगा? -1/x, -1/x। तो बेटा यहां पे 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। लिमिट लगा दोगे d से d प्लस एल, d से d प्लस एल, d से d प्लस एल, है ना, इट्स प्लस साइन। अब यहां पर बेटा डेटा को रखने जा रहा हूं, q लैम्डा अपॉन 4πε0 माइनस बाहर कर देंगे, अपर लिमिट हो जाएगा d प्लस एल, लोअर लिमिट हो जाएगा d। बोलो हाँ है ना, तो माइनस q लैम्डा अपॉन 4πε0, d और d प्लस एल का एलसीएम कितना हो जाएगा? d इंटू डी प्लस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d माइनस एल, क्योंकि बेटा ये माइनस एन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है? तो माइनस q लैम्डा अपॉन 4πε0, d से d कट गया, माइनस एल हुआ अपॉन d इंटू डी प्लस एल। बोलो, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा q लैम्डा एल अपॉन 4πε0 d इंटू डी प्लस एल। देख पा रहे हो? d इंटू डी प्लस एल, क्लियर है? देख रहे हो ना बेटा? तो और df का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? f, df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f। लिमिट रखोगे 0 से, तो बेटा f ही आने वाला, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें मिला f बराबर q लैम्डा एल क्वेश्चन नंबर 3। बोलो है ना, ठीक है? तो बेटा हम जब शुरुआत में बात कर रहे थे, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था ये कि लैम्डा इज क्यू बाई एल। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक बात डिस्कस किया था बेटे कि लैम्डा एल क्यू के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? किसके बराबर है? क्यू के। अच्छा एक काम कर लेता हूं, यहां पर तो ऑलरेडी क्यू है, मैंने बोल दिया कि भाई तू क्यू नॉट है, क्या है? तो क्यू नॉट बराबर लैम्डा एल हो जाएगा, सही है, चलेगा? बोलो, तो क्यू नॉट बराबर लैम्डा एल बेटा इसमें रख दोगे, यानी लैम्डा एल की जगह क्यू नॉट रख दोगे, तो एफ आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 डी इंटू डी प्लस एल। बेटा एक एक स्टेप को हम सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे, मेरी बात समझ रहे हो? देख लो, तो ये हो गया F बराबर क्यू नॉट अपॉन 4πε0 डी इंटू डी प्लस एल। तो मतलब बात यहां पर है कि जब कोई एक पॉइंट चार्ज हो और एक रॉड हो, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा क्यू नॉट बाई 4πε0 डी इंटू डी प्लस एल। ये डी क्या है बेटे? डी क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है, और एल क्या है बच्चे? लेंथ है उस रॉड का। मेरी बात समझे? तो प्लीज आप एक बार देख लेंगे और उसको समझेंगे।
ठीक है, इसको एक बार देख लोगे, इसको समझोगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको पहले नोट करो अच्छे तरीके से समझ के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा गाइस। हमने क्या डिस्कस किया कि भाई एक पॉइंट चार्ज है और एक रॉड है, तो उसके बीच में मैंने क्या बताया आपको, फोर्स बताया। क्या बताया, फोर्स। अगर पहली बात तो ये है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसको पॉइंट चार्ज बना दें। जब हम उसको पॉइंट चार्ज बनाएंगे तब जाकर के वहां पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इस क्वेश्चन में मैंने कूलम्स लॉ एप्लीकेबल कराने के लिए उस रॉड में मैंने एक क्या माना, चार्ज एलिमेंट, जो कि एक पॉइंट चार्ज था, फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो वो पूरे रॉड के लिए आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। मेरा सवाल था कि एक पॉइंट चार्ज है और एक रॉड है, मतलब फाइनाइट लेंथ का रॉड है। इन दोनों के बीच में, मतलब फाइनाइट लेंथ के रॉड पे प्लस क्यू चार्ज फैले हुए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है। याद रखना, मैं वापस से रिपीट करूं, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी पॉइंट चार्ज, किसी रॉड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने क्या किया भाई, मुझे यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाना है, मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें उस रॉड पे एक छोटा सा डी चार्ज एलिमेंट मानना पड़ेगा। मैंने माना तो डी चार्ज एलिमेंट हो गया। तो इसके बीच में और इसके बीच में मैंने फोर्स निकाला, तो डीएफ हो गया 1/4 क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैंने यहाँ पे लैम्डा जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि भाई अब रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, अगर उस पर चार्ज क्यू नॉट फैले हुए हैं तो लैम्डा हो जाएगा क्यू नॉट बाई एल। तो क्यू नॉट हो गया यहाँ पे लैम्डा इंटू एल, क्यू नॉट क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। उसके बाद मैंने बोला डी क्यू, यानी कि भाई अगर एल लेंथ पे क्यू नॉट चार्ज है तो उसके डीएक्स लेंथ पे डी क्यू चार्ज हो ही सकता है। तो डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स कर दिया, फिर डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एक्स करके सॉल्व किया। फिर उसमें उसके बाद मैंने जस्ट इंटीग्रेशन यूज किया। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट। ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लग जाए वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया और बच्चों हमें यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट मिला, एफ बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4/ε0 डी इंटू डी प्लस एल। ये जो सवाल है ना, नीट और जेई दोनों में पूछा हुआ है, तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है, वीडियो को रोक करके इसको बढ़िया से समझना है, इसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, तो किसी आर डिस्टेंस पर मुझे बताना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मुझे यहां पर किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। अब मुझे इससे आर डिस्टेंस पर, मुझे इससे आर डिस्टेंस पर चाहिए क्या, एक पॉइंट पी है, मुझे यहां पे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक सबसे मजेदार बात बताता हूं गाइस कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वहां पर अपनी मर्जी से एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देते हैं। क्या रख देते हैं, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को रोक करके इस बात को समझना और इस चीज को एनालाइज करना। मैंने बोला कि पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है वहां पर अपनी मर्जी से प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बेटा, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया पॉइंट पी पर। अब समझेंगे। अब भाई बात यहां पर ये कि दोनों प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एफ, यानी 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। मेरी बात समझे, क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर, ये दिस वन। तो बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार बात यह है कि अगर मुझे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कि नहीं। तो जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है। मैंने बताया था, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है।
एंड विच इज दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स बाई चार्ज, एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। अब बात यहां पर यह कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? क्या लगता है? तो ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अब बात ऐसा है कि यहां पर सेकंड की वैल्यू यानी फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो यहां पे सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ई आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। बोलो है ना? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, याद रखना। तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बेटा, उसको हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। तो के क्यू बाई आर का स्क्वायर, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो आप? के क्यू बाई आर का स्क्वायर। प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो। तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैंने कहा किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे कैसे डिपेंड करता है। मेरी बात समझे? किसी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ई बराबर जो है बेटा विच इज के क्यू बाई आर का स्क्वायर, अगर मैं स्मॉल लेता हूं के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मेरी बात समझे? के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब बात यहां पर ये बेटे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मेरी बात समझे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। बेटा मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने यहां पर एक चार्ज लिया है, एक अगर मैं कहूं एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, तो बेटा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं? आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलते हैं। लेकिन बेटा आपको पता है एक बात, जब इस चार्ज से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो घटते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ क्या होगा? घटते जाएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं ई और आर के बीच में, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं ई और आर के बीच में, तो ई और आर में ग्राफ कैसा बनेगा? तो ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, यानी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली डिक्रीज हो जाएगा। ग्राफ कैसे डिक्रीज होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली। यानी कि अगर जहां पर चार्ज है उससे पास के डिस्टेंस पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, और उस चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जाएगा, स्ट्रेंथ घटते जाएगा, स्ट्रेंथ घटते जाएगा। प्लीज आप इसे नोट करोगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें, अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी point charge 30 millicoulomb at a distance of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कभी बोर्ड में भी पूछा हुआ ये सवाल कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकुलाम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यानी कि चार्ज का वैल्यू कितना है बेटा? 30 माइक्रोकुलाम है, 30 मिलीकुलाम एक्चुअली, सॉरी सवाल में 30 मिलीकुलाम है। कितना है बेटा? 30 मिलीकुलाम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। प्लीज आप इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो भाई अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है उससे आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फॉर्मुला होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ ना। तो हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, तो भाई ई होता है, ई होता है कितना? के क्यू बाई आर का स्क्वायर, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी ले सकते हो,
भाई k का मतलब 1/4πε0 था इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। मेरी बात समझे, क्यू बाई आर का स्क्वायर, इसको स्मॉल ही कर देता हूं, ठीक है। अब 1/4πε0 की वैल्यू कितना होता है बेटा, 9 इंटू 10⁹9। यूनिट आपको पता होना चाहिए, यूनिट क्या होता है, 1/4πε0 का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। याद रखना एग्जाम में पूछता है, 1/4πε0 का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। चार्ज कितना है, 30 मिली कूलाम। अब बेटा 1 मिली कूलाम कितना होता है, 10⁻³ कूलाम। आर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻²। पूरे का स्क्वायर कर दो, देख लो सही बात है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो इसको दे दिया तो 9 3 27 और 10⁻9 और -2 कितना 7। यहां पर जीरो इसको दे दोगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻², ठीक है। तो 27/4 इंटू 10⁻+9। मेरी बात समझ रहे हो, तो 27/4 का मतलब क्या है, कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 4.75 इंटू 10⁻9। इतना यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। याद रखना, न्यूटन पर कूलाम, दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन सब वेरी रेलेवेंट, आपको अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। मेरी बात समझ गए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कुछ बात को समझना बेटा, सम स्पेशल केसेस, हेडिंग डाल लो, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस को हम डिस्कस करेंगे, बेटा ध्यान समझना। तैयार हो समझने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं एक पेंडुलम है, क्या बेटा, एक पेंडुलम है, इस पे चार्ज +q है, ठीक है। एक पेंडुलम है, इस पे चार्ज क्या बेटा, +q, क्या है बेटा, +q, ठीक है, +q चार्ज है ना। और बेटा इसका मास m है, मास क्या है, मास क्या है, m। अब ध्यान समझो, अब मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। मेरी बात समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अब बेटा ये +q चार्ज है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। अब कितना फोर्स लगेगा, तो F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, इस पर फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई। और बेटा नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बोला ना कि इस चार्ज का कुछ मास भी है, जब चार्ज का कुछ मास है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बेटा बात यह है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ क्या होगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं होगा क्या, बताओ, आगे की तरफ बेंड नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझे। तो यहां पर इस मास को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। मैंने बोला ये क्या था, +q चार्ज था, बोलो। तो मतलब ये मास जो है इसके ऊपर फोर्स लगा तो इधर से इधर आ गया, किसी एंगल पे थोड़ा सा डेविएट हो गया, किसी एंगल पे क्या हो गया बेटा, डेविएट हो गया। क्या हो गया, डेविएट हो गया, बोलो है ना। अब सुनो, अब भाई ये रस्सी है, ये क्या है, रस्सी है, तो रस्सी में टेंशन कितना लगेगा, T, कितना लगेगा। अब बेटा T का अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है बेटे, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, बोलो है ना। और अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। खैर मैं उतना नहीं लिख रहा, बस ये बोला T का इधर कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा। मेरी बात समझे, क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, T sin थीटा, होगा कि नहीं, T sin थीटा, ठीक है। अच्छा मैं बताना चाहता हूं कि इस स्पेशल केस में मैं आपको क्या बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि इस रस्सी में
टेंशन कितना लगेगा। जब मैंने किसी पेंडुलम को, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, हॉरिजॉन्टल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है गाइस, हॉरिजॉन्टल में है। मेरी बात समझे, ये जो बता रहा हूँ ना, ये नीट और जेई और बोर्ड से ज्यादा नीट जेई के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। मेरी बात समझ रहे हो, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, पूछा भी है और पूछता है और पूछते रहेगा। मेरी बात समझे। तो ये टी कॉस टी साइन हो गया, और बेटा इधर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स QE आपको दिख रहा है, और नीचे ग्रेविटी फोर्स mg। मेरी बात समझे कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम स्टेट की, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछला वीडियो को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस पे फोर्स क्या लग रहा था, QE। इस पे फोर्स क्या लग रहा था, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, mg। मेरी बात समझ रहे हो। तो बेटा अगर मैं देखूं यहां पे, अगर मैं यहां पे देखूं तो आपको मिला यहां पे क्या, टी कॉस थीटा mg के बराबर। पहला इक्वेशन, टी साइन थीटा QE के बराबर। इस तरीके से देख लो, समझ रहे हो, नहीं समझा। टी कॉस थीटा mg और टी साइन थीटा QE। अब यहां से बेटा कॉस थीटा क्या मिलेगा, mg बाई टी। कॉस थीटा क्या मिलेगा, mg बाई, इक्वेशन थर्ड। बोलो है ना, सही बात है। अब सुनो, अब बेटा यहां से साइन थीटा क्या मिलेगा, अब बेटा बात यहां पर यह है कि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। पता है कि नहीं, बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, 1 होता है। मेरी बात समझे कि नहीं। जब हमको ये बात पता है तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यूज रख दो। साइन थीटा की वैल्यू कितना, QE बाई टी का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना, mg बाई टी होल स्क्वायर। यानी टी उधर चला गया, सो दैट विल बी टी का स्क्वायर। अंदर क्या मिलेगा, QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। यानी टेंशन कितना आ जाएगा रस्सी में, बताओ। रस्सी में टेंशन कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो, बोलो है ना। यहां पर बेटा इस तरीके से टेंशन का ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। टी बराबर अंडर रूट के अंदर QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आया। तो अगर मैंने किसी स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो यहां पर किसी एंगल थीटा पे ये जो पेंडुलम है वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, और साथ में रस्सी में टेंशन इतना आएगा, अंडर रूट के अंदर QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करेंगे। अब देखो यहां पर हमने ना टेंशन कैलकुलेट किया, मतलब रस्सी है, अब रस्सी से मतलब ब्लॉक लगा हुआ है ना, जिसका मास m है, चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, हॉरिजॉन्टल में है। तो क्या कर रहा है वो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया गया तो उसके ऊपर फोर्स लगा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ टिल्ट हो गया। अच्छा टिल्ट हो गया तो ग्रेविटी की वजह से वापस भी आएगा। तो आपको नहीं लगता ये कुछ थोड़ा SHM करेगा, जस्ट फील करो ये SHM करेगा, क्योंकि ये अभी आगे की तरफ गया लेकिन ग्रेविटी की वजह से वापस आएगा, फिर फोर्स लगेगा इसके ऊपर तो आगे जाएगा। तो क्या नहीं लगता कि आगे पीछे ये मतलब मोशन कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ SHM। SHM यही तो होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट, अच्छा व्हाट इज मीन पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, ये इसका मीन पोजीशन है, इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, आए जाए, यही तो है SHM, यही तो मोशन है। मेरी बात समझे। तो ये जो मोशन हो रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। मेरी बात समझे, ये क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई ये जो मोशन है काइंड ऑफ क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। क्या, कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। बेटा कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है ना। अच्छा एक बात, अगर SHM की आ गई है तो मैं SHM की बात भी कर देता हूँ। SHM कराने के लिए अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके लिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। क्लास 11th में लास्ट चैप्टर हम ये पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगता है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे मैंने बोला कि ये पेंडुलम है, इसको मैंने मोशन करा दिया तो ये गया इधर, तो ये वापस आता है, तो कौन है ऐसा जो इसको वापस लाता है, तो वो है
रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाता है। अगर ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया तो वापस से मीन की तरफ लाएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम गया तो वापस से मीन की तरफ लाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए ये मोशन जो होता है पीरियोडिक मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। मेरी बात समझे कि नहीं? क्लियर है? पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो जब कोई पार्टिकल अपने ही पाथ को एक सर्टेन टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट करता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं? ऐसा नॉर्मली पेंडुलम का मोशन, जैसे घड़ी में होता है ना, घड़ी पेंडुलम क्लॉक, उसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। कैसे? तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तो एक मतलब मेन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी जाए आए जाए आए, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मेरी बात समझे? और एसएचएम क्या है? एसएचएम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें क्या होता है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज है। तो बहरहाल ये क्या कर रहा है? ये एसएचएम कर रहा है, तो हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे। ठीक है, क्या निकालना चाहेंगे? टाइम पीरियड। तो अब वो कैसे निकालेंगे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। अब देखो, बात यहां पर यह है कि टी निकला है, टेंशन। क्या निकला है? अच्छा बेटा, आपको पता है टाइम पीरियड जो होता है किसी सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2π√L/g। ये बात जानते हो कि नहीं? 2π√L/g होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? 2π√L/g। यहां पर जो g है ना उसको बोलते हैं जी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव क्या है सर? तो जी इफेक्टिव होता है नेट फोर्स बटे के टोटल मास, जितना भी पेंडुलम का मास दिया हुआ है। तो ये एफ नेट कितना है? इतना है बेटा, अंडर रूट के अंदर क्यूवी का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर अपॉन में एम, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। मेरी बात समझे? दिस वन। अब बेटा यहां पर एम अगर अंदर गया तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो आई कैन राइट जी का स्क्वायर, क्योंकि एम अंदर गया तो एम स्क्वायर हुआ और इधर एम स्क्वायर ऑलरेडी है तो कट गया, तो जी स्क्वायर प्लस क्यूवी बाई एम का होल स्क्वायर। दिस इज जी इफेक्टिव। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो, ये हो गया जी इफेक्टिव। समझे? नहीं आया? जी इफेक्टिव। अब टाइम पीरियड के लिए क्या बोला था मैंने? टाइम पीरियड के लिए क्या बोला था? 2π√L/g करने के लिए 2π√L/g इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव कितना बेटा? तो अंडर रूट के अंदर एक और रूट लग गया, जी स्क्वायर प्लस क्यूवी बाई एम का होल स्क्वायर। मेरी बात समझे बेटा? इसी तरीके के प्रॉब्लम्स गाइस, इसी तरीके के प्रॉब्लम्स आपके नीट जेई के एग्जाम्स में आते रहते हैं और ये बोर्ड के लिए भी रेलेवेंट है। मेरी बात समझे? जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपकी नीट और जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझे? तो ये हो गया टाइम पीरियड। ये जो टी निकला टेंशन नहीं है, ये टाइम पीरियड है। ये क्या है? टाइम पीरियड। मेरी बात समझे कि नहीं? टाइम पीरियड है 2π√L/ के अंदर जी स्क्वायर प्लस क्यूवी बाई एम का होल स्क्वायर, ये आपका टाइम पीरियड है। मेरी बात समझे? कि जब सिंपल पेंडुलम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। तो क्या करेगा? वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा। मेरी बात समझे? कम ऑन, नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर जो हमने केस को डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं अगला केस लेने जा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल लगेगा। एक मैं लूंगा अपर डायरेक्शन में, एक मैं लूंगा लोअर डायरेक्शन में, है ना, नीचे की ओर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो मैंने ले लिया अगेन एक सिंपल पेंडुलम। क्या ले लिया? एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम ले लिया। अब भाई इस पे प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब एक बात समझो बेटे, अगर मैंने बोला कि भैया मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर है बेटा? किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। मेरी बात समझे? ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा बेटा? इस रस्सी में टेंशन क्या लगेगा? टी। रस्सी में टेंशन क्या लगेगा? टी। ऊपर की ओर लगेगा कि नहीं? अब बेटा इसका मास m है तो ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? mg। ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? mg नीचे। और प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
यानी किधर ऊपर। मेरी बात समझे? प्लस क्यू पे फोर्स किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर और ग्रेविटी फोर्स नीचे। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं, हाँ बेटा, नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स इसमें क्या लगेगा, जीरो। नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। अब भाई रस्सी में टेंशन टी है ऊपर की ओर, ग्रेविटी फोर्स है नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर की ओर, तो टी प्लस क्यू बराबर एम जी। मेरी बात समझे? टी प्लस क्यू बराबर एम जी, टी प्लस क्यू बराबर एम जी। मेरी बात समझे? तो टेंशन कितना होगा बेटा, टेंशन यहां पे हो जाएगा एम जी माइनस क्यू। टेंशन कितना हो जाएगा, एम जी माइनस क्यू। मेरी बात समझे? तो अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन आ गया रस्सी में कितना, एम जी माइनस क्यू। मेरी बात समझे? ठीक है ना? ये अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक किधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? एक केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस ले लिया। दूसरा, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किधर ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने ऐसे ब्लॉक को बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मेरी बात समझे कि नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे अब मास m है, तो ग्रेविटी फोर्स इधर लगेगा नीचे mg, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन t। अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे, Q इंटू E किधर, नीचे। मेरी बात समझे कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो वर्टिकली, तो दोनों फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों नीचे लगेगा, और टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। तो इस बार नेट फोर्स कितना हो गया, T बराबर QE प्लस mg, QE प्लस mg। मेरी बात समझ रहे हो? इस बार टेंशन जो हो गया बढ़ गया, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में आया भी हुआ है इस जेई में, ठीक है ना, कि जब वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तो टेंशन कितना लगेगा, QE प्लस mg। वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर प्लस क्यू चार्ज है, अच्छा जरूरी नहीं कि प्लस क्यू हो, माइनस क्यू भी होगा, तो उस हिसाब से डेटा भी बदल जाएगा, डेटा मतलब कि डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, माइनस क्यू कर दूं, तो माइनस क्यू कर दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगने लगेगा। यहां पे माइनस क्यू चार्ज कर दूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, यानी कि फोर्स इधर लगेगा नीचे। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, इस तरीके से हम डेटा को भी चेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये टेंशन का डेटा है, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से बात समझ में आया, ठीक है, नोट कर लेंगे प्लीज, ठीक है। तो यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहां पर मैंने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, अब मैं आपको एक दूसरा केस बताने जा रहा हूं, आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी एग्जाम में जेई में पूछा हुआ है। मेरी बात समझे, ध्यान से समझना। देखो, एक मैं यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहा हूं। कौन सा सिस्टम है बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। मेरी बात समझे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बेटा, ठीक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बेटे। इसका मास m है, ठीक है, बोलो, और इस पे चार्ज मैंने ले लिया, इस पे चार्ज मैंने ले लिया प्लस क्यू। कितना चार्ज ले लिया, प्लस क्यू। मैंने इस पे चार्ज दे दिया प्लस क्यू, ठीक है। मेरी बात समझे? और बेटा ये ना, ये जो स्प्रिंग है और ये m मास, मतलब स्प्रिंग से जो मास जुड़ा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, किस स्टेट में, किस स्टेट में? अच्छा एक बात समझो बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है जानते हो, कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या लगे, ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या लगे, ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या लगे, जीरो, यानी एफ नेट बराबर जीरो, एफ नेट बराबर जीरो। मेरी बात समझे?
एफ नेट जो है बेटा 0 लगेगा किस पे, इस सिस्टम पे, इस एम मास के ब्लॉक पे। अब बात यह है कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बेटे, यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने स्विच ऑन किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे, इस प्लस क्यू चार्ज पे। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एफ ई विच इज क्यू इंटू ई। मेरी बात समझे, इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब बात यहां पर है कि जब ये एम मास आगे की तरफ खींचेगा, मतलब आगे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, तो ये स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग का नेचर होता है इलास्टिक का, है ना। स्प्रिंग के पास कौन सा नेचर होता है, इलास्टिसिटी का नेचर होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो अपने शेप को रीगेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, रीगेन करना चाहेगा। तो स्प्रिंग पहले एक्सपैंड हुआ, फिर क्या किया स्प्रिंग, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस एम मास के ऊपर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, विच इज के एक्स। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, इस एम मास के ऊपर क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो इस पे फोर्स क्यू इधर लगा, तो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ, स्प्रिंग को बुरा लगा कि भाई मेरे अंदर एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, तुरंत क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो इन इक्विलिब्रियम अगर मैं बोलूं, इन इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम के केस में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है बेटा, K इंटू एक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बेटा, Q इंटू ई। मेरी बात समझे, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर जो x निकला विच इज QE बाई K, तो बेटा सवाल पूछा है और पूछता रहेगा कि कितना कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में, स्प्रिंग कितना ज्यादा खिंचा गया इन इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट में इतना एक्सटेंशन होगा, मेरी बात समझ रहे हो, यानी एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, यानी बेटा स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन। स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन। मेरी बात समझे, स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन इन स्प्रिंग निकाला इन इक्विलिब्रियम, यानी बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट में तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो QE बराबर KX कर दिया, तो x कितना आ जाएगा, QE बाई K। ठीक है, ये जो केस मैंने निकाला है बेटा, ये इक्विलिब्रियम के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। बेटा एक पूछता है मैक्सिमम, मैक्सिमम इलॉन्गेशन, मैक्सिमम इलॉन्गेशन, मेरी बात समझे, मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, मेरी बात समझ रहे हो, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा। अब सुनो इसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब भाई अगर मुझे इक्विलिब्रियम से नहीं चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, मैक्सिमम इलॉन्गेशन चाहिए, ये बहुत ज्यादा खिंचाना चाहिए ना। क्या होना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा खिंचाना चाहिए। तो आपको पता है ये थोड़ा डिस्प्लेस होगा आगे, क्या होगा, डिस्प्लेस होगा आगे। बेटा ये क्या होगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो जब ये डिस्प्लेस होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा। और जानते हो वो जो वर्क करेगा, वो जो वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा, QE इंटू एक्स, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू। अब भाई यहां पर ये x इलोंगेट हो रहा है ना, तो इस पे फोर्स QE लग रहा है और x डिस्प्लेस हुआ, ये थोड़ा और x डिस्प्लेस हो गया, तो QE इंटू एक्स। अब भाई बात ऐसा है कि ये डिस्प्लेस हुआ आगे, तो QE इंटू एक्स वर्क हुआ। अब ये वर्क डन जानते हो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में स्टोर होगा, यहां पे हाफ KX²। किसके फॉर्म में, अरे स्प्रिंग में क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में स्टोर होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में क्या स्टोर होगा, स्प्रिंग में क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, हाफ KX²। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ KX²। याद रखना क्लास 11 में पढ़ते हैं, स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ KX²। समझ में आ रहा है बेटा, x से x कैंसिल हो जाएगा,
तो x कितना आ जाएगा 2q/k। x कितना आ जाएगा 2q/k। मेरी बात समझे? बोलो है ना? नहीं समझ में आया? x कितना आ गया 2q/k। बस अगर नहीं समझ में आया तो एक बात ये याद रखना कि इक्विलिब्रियम में q/k होता है और मैक्सिमम इलॉन्गेशन के लिए डबल हो जाता है इक्विलिब्रियम का। ये भी याद रख सकते हो, सीधी सी बात है। समझ गए ना? अब बढ़िया से कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में q/k होता है एक्सटेंशन, और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एक्सटेंशन की तो डबल हो जाता है इक्विलिब्रियम के स्टेट का। समझ गए? ठीक है, नोट करेंगे प्लीज। अब बेटा इस केस में हम एक बात डिस्कस करेंगे। मैंने बोला इस स्प्रिंग पे मैंने लगाया फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है ना इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और स्प्रिंग फोर्स की वजह से पीछे आया। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ये वापस से एसएचएम करेगा? सोचो जरा, क्योंकि इस पे फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, तो फोर्स इधर लग गया, फिर स्प्रिंग फोर्स की वजह से पीछे आया, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। कैसा मोशन हुआ इसका? ऑसिलेटरी हुआ। और ये लीनियर पाथ में मोशन हो रहा है तो एसएचएम भी हो गया। बोलो है ना? कैसा मोशन हो गया? एसएचएम। तो और बेटा आपको बताना चाहूंगा, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड होता है बेटे 2 पाई अंडर रूट के अंदर m/k, जहां पर m ऑब्जेक्ट का मास है और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट m/k, याद रखना। तो इस तरीके के केसेस में ये एसएचएम भी करेगा और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट m/k। ये बदलने वाला नहीं, याद रखना। टाइम पीरियड यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है गाइस तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k होता है। ये ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता। मेरी बात समझे? ये सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो।
multiplication of magnitude of one of the charge and separation between both charge. Multiplication of magnitude of one of the charge and separation between both charge is called electric dipole moment. समझ गए? Multiplication of magnitude of one of the charge and separation between both charge is called electric dipole moment. मेरी बात समझे? उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मेरी बात समझे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे. हाँ है ना? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. देख रहे हो? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा ही यूनिट कूलम मीटर. हाँ है ना? कूलम इंटू मीटर. ठीक है ना? चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो कूलम मीटर. बेटा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलेंगे? चार्ज का होता है AT और लेंथ का L. ATL जैसे ATM होता है वैसे ATL है. बेटा 12 को 2A भी लिखते हैं. बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे L लिखना चाह रहे हैं तो 12 हो जाएगा. ठीक है? और ये 12 क्यों है मालूम? जरूरी नहीं कि 12 करो, तुम L भी कर सकते हो, लेकिन हम आगे कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि 12 का बहुत ज्यादा रोल रहता है, इसलिए हम इसके बीच में डिस्टेंस का लिखते हैं 12. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? Q इंटू 12. बोलो हाँ ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 12. Q इंटू 12 होता है. मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो. ठीक है, आगे लिखेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट्स डायरेक्शन is opposite to the direction of electric field. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है. याद रखना, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में होता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर. तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर से हो जाएगा? माइनस से प्लस की ओर. मेरी बात समझे कि नहीं? लिख लो. इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. कौन सा बेटा? मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के मतलब कि अपोजिट में होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस. तो डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस हो जाएगा. बोलो हाँ है ना? नोट कर लेंगे. तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मेरी बात समझ में आ रही है? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलते हैं आगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया. P बराबर Q इंटू 12. समझ गए? मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर है? चलो अब देखो आगे. ठीक है, अब आगे हेडिंग डालो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट एक्सियल लाइन. हेडिंग डाल लो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट एक्सियल लाइन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट एक्सियल लाइन. due to any dipole at axial line. बोलो है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट एक्सियल लाइन. मुझे किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है? डाइपोल की वजह से. किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से. अब देखो ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना. ये मैंने ले लिया एक चार्ज, एक दूसरा चार्ज.
ठीक है, मैंने बोला एक ले लो माइनस क्यू चार्ज, एक ले लो प्लस क्यू चार्ज, बोलो है ना। इसके बीच का सेपरेशन ले लो 12, मेरी बात समझे, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है 12 है। अब इसके सेंटर से समझो, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे मुझे निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे बताना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बच्ची जहां पर मैंने आपको बताया था जिस जगह पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर अपनी मर्जी से प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देते हैं, हाँ है ना। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर अपनी मर्जी से प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देते हैं, क्या रख देते हैं बेटा प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, प्लस क्यू नॉट हाँ प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जब रखोगे है ना, प्लस क्यू नॉट क्या कर दिया टेस्ट चार्ज रख दिया। तो अब एक बात बताओ, ये पूरा डिस्टेंस 12 है, तो यहां से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा L, पक्की बात है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये L और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस R, बोलो हाँ है ना। तो एक बात बताओ बेटा कि इस माइनस क्यू का क्यू नॉट से सेपरेशन कितना होगा, इस माइनस क्यू से क्यू नॉट का सेपरेशन कितना बताओ R प्लस एल, बहुत बढ़िया, यानी कि यहां से कितना L है और ये R है, तो हो जाएगा R प्लस एल, मेरी बात समझे। दूसरा ये माइनस क्यू से सेपरेशन था, प्लस क्यू से कितना होगा, तो यहां से पूरा R है और ये L है, तो बचा कितना, बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ रहे हो। देख लो अब मैं यहां बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ जाएगा। तो अब बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लगेगा। देख लो ध्यान से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लगेगा, बोलो है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। याद रखना जब तुम वैल्यू रखोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, मतलब प्लस ही लिखते हैं उसमें माइनस नहीं लिखते, क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से याद रखना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है के क्यू बटे के आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो प्लस क्यू के लिए आर डिस्टेंस कितना आर माइनस एल, माइनस क्यू की वजह से कितना आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉइंट P पे, सही बात है, बोलिए तो कितना हो जाएगा, यहां से के क्यू बाहर करो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मेरी बात समझे। देख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है ना, तो ये मान लेते हैं बेटे ये पहला इक्वेशन है और ये मान लिया सेकंड इक्वेशन। यहां पर मैंने दो अलग अलग बात किया, यहां पर मैंने डेरिवेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मुझे लिखना था पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना है Q अपॉन में मतलब के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस क्यू चार्ज वैसे कितना है बेटा के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही दोनों का इस्तेमाल तो मैंने यहां पे किया है, मेरी बात समझ रहे हो। अब सुनो, अब यहां पर के क्यू बाहर में था, एलसीएम कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। यहां पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, बोलो क्या बात सही है, ठीक है। तो ये हो गया के क्यू बटे के आर प्लस एल का होल स्क्वायर
माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा यहां पर क्या है, नीचे में कुछ इस तरीके से है। हाँ, नीचे में बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर है। समझे कि नहीं? हाँ 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 जी, क्लियर है? बोलो बेटा। अब यहां पर सॉल्व करो। अब वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दो। क्या कर दोगे बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब प्लस 2ab। ऐसा क्लियर है बेटा? बोलो। अब यहां पर बेटा के क्यू बाहर करेंगे। अब बेटा यहां पे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। कटा कि नहीं? अरे एक प्लस और एक माइनस है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है। अब देखो यहां से बेटे क्या मिला आपको ऊपर में? 4RL। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट पॉइंट पी। कितना हो गया बेटा? के क्यू इंटू 4RL बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखो समझो। यहां पे क्या हो जाएगा? 4RL थोड़ा इसको ब्रेक कर दो 2 में, तो 2k क्यू इंटू 12 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरी बात समझे कि नहीं? देख लो। अरे ये 4 को 2 इंटू 2 नहीं कर सकता, तो 2k क्यू इंटू 12 इंटू आर बटे की ये कर दिया। क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। अब देखो इसको मैंने मान लिया कौन सा इक्वेशन था बेटा? थर्ड। ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू 12। क्या होता है? क्यू इंटू 12। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू 12 होता है कि नहीं? अब इसको उठा के इसमें रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन का मतलब उसी लाइन के अक्रॉस। ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 2k क्यू इंटू 12 पी हो गया इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? देख लो। तो ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आर ना एल के कंपेरेबल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना। ये फॉर्मूला 2k पी आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कब लगेगा? जब आर एल के कंपेरेबल हो, मतलब एकदम पास पास का डेटा हो। समझ रहे हो? जब आर एल के बराबर हो। अच्छा आर क्या है? तो सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्सियल लाइन पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और एल क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन है, मतलब आधा वाला सेपरेशन, हाफ सेपरेशन। तो जब आर एल से बराबर है लगभग लगभग, तो आप ये डेटा यूज करोगे। और सुनो, जब आर एल से बेटा बड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और नीट जेई और बोर्ड में आता है बहुत ज्यादा। जब आर एल से बहुत बड़ा है बेटे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये लगभग लगभग आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सब आर एल से बहुत बड़ा, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर समुद्र बन जाएगा और एल स्क्वायर क्या बन जाएगा? तालाब का पानी। तो समुद्र के पानी में तालाब के पानी का कोई वजूद है क्या? है ना? तो समुद्र के पानी में तालाब के पानी का कोई वजूद नहीं है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मिल गया आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? ठीक है। ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब ये आर स्क्वायर उठा के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह ये रख दो। टू के पी आर की पावर 4 हो जाएगा। आर से आर की पावर 4 कटा, बोलो ये हो जाएगा 2kp बाई आर क्यूब। समझ गए बेटा? तो एक्सियल लाइन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, समझ गए? एक्सियल लाइन पे क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला है एक्सियल लाइन के लिए 2kp बाई आर का क्यूब। मेरी बात समझ रहे हो? 2kp बाई आर का क्यूब यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, नोट कर लो, फिर मैं एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात समझ रहे हो ना? ये मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट एक्सियल लाइन। कहां के लिए? एक्सियल लाइन, है ना? ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पॉइंट्स हैं, एक जब आर एल के कंपेरेबल है, जब आर एल के कंपेरेबल है तो ये लगेगा फॉर्मूला 2kp आर बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद
अगर जब आर एल से बहुत बड़ा है तो ये 2kp/r³। अच्छा, इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? फॉर शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल। हाँ बेटा, फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला होता है 2kp/r³। क्या होता है? 2kp/। चलो आगे हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल ड्यू टू एनी डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब देखो, मैंने बोला मान लो, मान लो, मान लिया, मान लो ये क्या है? ठीक है, तो मैंने बोला मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है बेटा? इस पे क्या ले लोगे? -q चार्ज, और इस पे क्या ले लोगे? +q चार्ज। क्या ले लोगे? +q चार्ज, है ना? एक पे -q चार्ज है, एक पे +q चार्ज है। अब बेटा इसके बीच का सेपरेशन कितना है? 2l है। कितना है सेपरेशन? अब देखो यहां से, मतलब वर्टिकल लाइन में, मतलब कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, मुझे यहां बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताना है? आपको पता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर अपनी मर्जी से एक +q0 टेस्ट चार्ज रख देते हैं। क्या रख देते हैं? +q0 टेस्ट चार्ज रख देंगे। लो रख दिया, तो +q0 टेस्ट चार्ज रखा, तो -q उसको अट्रैक्ट करेगा। -q क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और +q चार्ज कर क्या करेगा? इसको रिपेल। बोलो हाँ है ना? बोलो बेटे, +q चार्ज क्या किया? पक्का ना? अब बेटा इसको मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ध्यान समझना, एकदम प्यारी सी बात है भाई। ये एंगल थीटा है, बोलो ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? 90 - थीटा। और अगर ये 90 - थीटा तो ये भी हो जाएगा थीटा। बोलो, और ये थीटा, ये 90, तो ये 90 - थीटा। ऐसा, मेरी बात समझे? समझना ध्यान से। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, अगर ये r है, ये डिस्टेंस r है, तो ये 2l है पूरा, तो आधा ll हो जाएगा। तो अगर ये r है, ये l है, तो ये हो जाएगा √ के अंदर r² + l²। ये भी हो जाएगा √ के अंदर r² + l²। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? तो बेटा यहां पर +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। बोलो सही बात है ना? हाँ है ना? सही बात है? बोलते नहीं हो। तो +q चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E + cos थीटा, मतलब +q की वजह से cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा? E + q × sin थीटा। यहां पर E - q है, क्या है? E - q। बोलो, तो इधर कितना हो जाएगा? अगेन E - q, हाँ ठीक है ना? E - q cos थीटा। इधर कितना हो जाएगा बेटे? वर्टिकल में E - q sin थीटा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ है ना? तो अगर मैं कहूं बेटा कि E + cos थीटा, E + sin थीटा और E - q sin थीटा क्या आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? देखो कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? ई नेट किधर आ रहा है बेटा? इधर आ रहा है, यानी कि +q cos थीटा और E - q cos थीटा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? बोलो, ये हो जाएगा।
अब एक बात समझो, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा अगर मैं ये देखो, ये डिस्टेंस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी वही है। तो अगर मैं बोलूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। और तीसरा माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन मेरी बात समझे। अब इन पहले दूसरे की वैल्यू इसमें डाल देंगे, लेकिन उससे पहले कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा अपने को। क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा क्या होगा, मैंने बोला था ना ये थीटा है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा बेटे, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, इसका बेस कितना है, आर है ना, दिस इज आर। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए बेटे, देख लो। अब इन दोनों की वैल्यू उठा करके मैं उसमें डालने जा रहा हूं, ठीक है, चलेगा, देख लो बेटे। कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो ई नेट कितना हो जाएगा, देखो ई नेट कितना, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू बाई, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बोलो है ना, यहां से कॉमन करो बेटा। यहां पर मैं एक स्टेप छोड़ दिया हूं, यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दिख रहा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा यहां पे रख दो, बोलो तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या होगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस, दिख रहा है क्या, बोलो है ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना, ठीक है। ओके एक चीज छूट गया यहाँ पे, 2 छूट गया। अच्छा एक चीज रुक जाओ, एक चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, दिस इज आर एक्चुअली, ये एंगल थीटा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, दिस इज नॉट थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा, मेरी बात समझे, और ये थीटा तो इसलिए ये थीटा, मेरी बात समझे कि नहीं। मैंने बोला ये थीटा तो ये थीटा, देखो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, अगर दो लाइन सीधा जा रही है तो ये थीटा थीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे, मेरी बात समझे कि नहीं। अगर दो लाइन अगर इस तरीके से जा रही है, एक दूसरे को पैरेलली कट करेंगे तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा। मैथ्स का है, क्लास 9th 10th, समझे कि नहीं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, एंगल मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है, एल है, ये देखो बेस एल, हाइपोटेनियस ये, समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 2 पहले से है, और कॉस कितना है, बेस बाय हाइपोटेनियस एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मेरी बात समझे कि नहीं। इक्वेशन नंबर 5 मान लोगे इसको। और ये क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे, कौन सी लाइन पे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। अब समझो, अब यहां पर बात है बेटा कि Q इंटू 12 कर दो, Q इंटू 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, बोलो है ना, Q इंटू 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2।
अब बेटा हमें एक बात पता है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज Q इंटू 12, क्या होता है Q इंटू 12, Q इंटू 12। इसकी वैल्यू उठा के डाल दो, इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, हाँ हाँ जी बेटा, तो P बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। बेटा बात यहां पर ये कि हम फॉर्मूला ये लगाएंगे कब, तो आंसर इज कब लगाएंगे बेटे, जब R L के लगभग क्या हो, बराबर। मेरी बात समझे, जब R L के बराबर होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, बोलो हाँ ना, जब R L के बराबर होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कब हम ये नहीं लगाएंगे, कब हम ये नहीं लगाएंगे, जब R L से बहुत बड़ा हो। मेरी बात समझ रहे हो, तो R स्क्वायर L स्क्वायर से कई ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी R स्क्वायर बन गया क्या, समुंदर, और L स्क्वायर क्या बन गया बेटा, तालाब। तो समुंदर में तालाब गायब हो जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, कितना हो जाएगा, तो P अपॉन 4πε0 R का क्यूब, P अपॉन 4πε0 R का क्यूब, या फिर आई कैन से 1/4πε0 को K बोलते हैं, तो KP बाई R का क्यूब। क्लियर है बेटा, नोट कर लेंगे। चलो, तो ये मिला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, KP बाई R का क्यूब। मेरी बात समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन दैट इज KP बाई R का क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल। और एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा, 2 KP बाई R का क्यूब। समझ पा रहे हो, 2 KP बाई R का क्यूब। प्लीज आप इसको देख लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। जिसका रिजल्ट आया कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड KP बाई R का क्यूब। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो हमने एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, हमने इक्वेटोरियल लाइन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स कवर किए, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को कवर किया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।